दोस्तों, पेरियार रामास्वामी की धरती से आरएसएस को औकात बताई गई है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने 2 अक्टूबर को आरएसएस के द्वारा रूट मार्च करने की अनुमति को खारिज कर दिया है और अब आरएसएस मद्रास हाई कोर्ट की शरण में गया है। जब से गृह मंत्रालय के द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया है, तब से इस देश के तमाम दलित, पिछड़े और मुस्लिम नेताओं के द्वारा, नागरिक समाज के द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है। और उस आरएसएस पर जो अपने इतिहास में 3 बार प्रतिबंधित हो चुका है। 1925 को नागपुर में स्थापित आरएसएस को पहली बार प्रतिबंध का सामना करना पड़ा जब महात्मा गांधी की हत्या हुई। 30 जनवरी 1948 को सावरकर के चेले नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की और उसमें न सिर्फ हिंदू महासभा की संलिप्तता पाई गई, बल्कि आरएसएस का भी नाम आया और सरसंघ चालक उस समय के गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद सरदार पटेल, जो उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने फरवरी में ही 4 फरवरी 1948 को आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया गया। और ये कहा सरदार पटेल ने कि इसमें प्रथम दृष्टया आरएसएस की भूमिका दिखाई पड़ती है। लेकिन 1.5 साल के बाद जब आरएसएस के संबंध के साथ गॉडसे का प्रमाणित नहीं हुआ, तो 1.5 साल के बाद आरएसएस से ये प्रतिबंध हटा लिया गया। लेकिन गृह मंत्री सरदार पटेल ने 3 शर्तें आरएसएस पर लगाई थी। पहली शर्त ये थी कि आरएसएस अपना संविधान लिखेगा और चुनाव कराएगा, और दूसरी शर्त थी कि वो किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा, और तीसरा, वो केवल सांस्कृतिक संगठन भर रहेगा, माने केवल सांस्कृतिक कार्य करेगा। और इस प्रतिबंध को, इन शर्तों को ध्वस्त करने के लिए आरएसएस ने पिछले दरवाजे से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ बना और उसके 30 साल के बाद 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। लेकिन इस बीच में दूसरा प्रतिबंध आरएसएस को तब झेलना पड़ा जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया। विभिन्न संगठनों के साथ साथ आरएसएस को भी प्रतिबंधित किया गया और बालाराव देवरस को जेल भेज दिया गया। लेकिन 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो उसमें सबसे पहले आरएसएस के प्रतिबंध को समाप्त किया गया। तीसरा आरएसएस पर प्रतिबंध तब लगा जब देश में कमंडल की राजनीति का बोलबाला था। आप सबको मालूम है कि जब सामाजिक न्याय की राजनीति अपने चरम पर थी, मंडल कमीशन की सिफारिश पर बीपी सिंह ने पिछड़ों के आरक्षण को लागू कर दिया। उसके बाद ये जो हिंदुत्व की राजनीति थी, वो मुखर होकर के उस कमंडल के सामाजिक न्याय को परास्त करने के लिए उस कमंडल की राजनीति को आगे बढ़ाता है। और लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ यात्रा लेकर के निकलते हैं। लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने वहीं पर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराया। और इस तरह से ये जो यात्रा थी, जिसे अयोध्या पहुंचना था, वो बीच में ही रुकती है। इसके बाद जो हुआ उसका साक्षी सिर्फ भारत का नागरिक नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया उसकी साक्षी है। 6 दिसंबर 1992 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मरण दिवस पर एक मॉब ने जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, उसे ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद ही नरसिंह राव सरकार ने 10 दिसंबर 1992 को आरएसएस पर तीसरी बार प्रतिबंध लगाया। लेकिन जिस तरह से पहले 2 बार आरएसएस पर प्रतिबंध हटा, उसी तरह से 4 जून 1993 को नरसिंह राव सरकार ने वो प्रतिबंध हटा लिए, और ये कहते हुए कि इस बाबरी मस्जिद के विध्वंस में आरएसएस की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है, ये जांच में निकला है। तो आरएसएस की संलिप्तता कैसे पाई जा सकती थी? क्योंकि आरएसएस न तो कोई रजिस्टर्ड
संगठन है, न उसके सदस्यता की सूची है और न उसके तमाम जो आनुषंगिक संगठन हैं उनका उसके साथ कोई संबंध आधिकारिक तौर पर दर्शाया जाता है। लिहाजा आरएसएस बहुत धीरे से इन तमाम कामों को दरकिनार करके और आगे बढ़ जाता है, अपने को पाक साफ बना करके। लेकिन इस देश के अवाम में आरएसएस की छवि जो पहले कभी सांस्कृतिक संगठन की हुआ करती थी, जो सेवा भाव की हुआ करती थी, वो आज की तारीख में एक्सपोज हो चुकी है। और इसीलिए जिस मुखरता के साथ लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, उसको जवाब दिया गिरिराज सिंह ने कि अगर लालू प्रसाद यादव में हैसियत हो तो वो बिहार में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा करके दिखाएं, क्योंकि उनकी वहाँ ये सरकार है। लेकिन मुझे लगता है कि उस हैसियत को, उस औकात को बता दिया है तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने कि 2 अक्टूबर को उनके रूट मार्च को ही उनकी अनुमति को खारिज कर दिया है। अब आने वाले दौर में आप देखिए कि आरएसएस को किस तरह से जो और दूसरी सरकारें हैं वो कैसे सीमित करती हैं, क्योंकि आरएसएस का इतिहास पर जो लगे हुए धब्बे हैं वो अभी भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकी है। क्योंकि गॉडसे की जो संलिप्तता है या बाबरी मस्जिद के विध्वंस के जो कारनामे हैं उसके पीछे आधिकारिक तौर पर, लिखित तौर पर भले ही आरएसएस का हाथ नहीं माना जाता हो, लेकिन इस देश के लोग जानते हैं कि इस हिंदुत्व की राजनीति के जरिए आरएसएस इस देश में वर्णवाद को और जो जातिगत विभेद है, जो भेदभाव हैं, उसको लागू करना चाहता है। इसीलिए वो आरक्षण पर प्रहार करता है और दलित पिछड़ों को उनकी अपनी औकात में रखने का प्रयास करता है। उनके कोई राजनीतिक अधिकार या वो अपने उत्पीड़न पर खुद उनके सांसद, विधायक, मंत्री नहीं बोल पाते हैं। इससे ज़्यादा और दलित और पिछड़ों की कमज़ोरी और उनके राजनीतिक अपरिपक्वता या कमज़ोरी को और कोई नहीं दिखा सकता। शुक्रिया।